Today's topic is AC generator. It is a device which is used to generate the alternating current. यानी ऐसी डिवाइस घरों में भी लगाते हो आप. AC जनरेटर का यूज़ क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना. The theory behind this topic is when a closed loop of conductor is rotated about an axis perpendicular to the magnetic field, then magnetic flux linked with the coil changes and then some induced EMF or the current according to the Faraday law of electromagnetic induction is induced into it. इस थ्योरी के बेसिस पर let us study AC generator. Now suppose capital N be the number of turns in the coil. हमने coil ले ली which is wound over a soft iron core. ये इसकी axis of rotation है और उसके perpendicular field apply हो रही है. A be the area of cross section of the coil. B be the applied uniform magnetic field. Omega is said to be its angular velocity of the coil at any instant. Suppose the angle between normal to the coil and B is theta. Right? ये लाइन आप अलग से लिख लेना, ये इसके साथ ही मिक्स हो रही है. At any instant the angle between the normal and with the coil is theta. Now जिस स्टेज पे नॉर्मल और बी सेम एंगल पे आएंगे वहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? ज़ीरो. अदरवाइज सरफेस पे जो नॉर्मल है और वो बी है उसके बीच का एंगल आपने क्या लेके चलना है? थीटा. नाउ व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय phi is equals to NBA cos theta where omega is equals to theta upon t and theta is equals to omega into t. ये फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स का रिलेशन लिख रहे हैं, राइट? सो आप थीटा को ओमेगा के टर्म्स में क्यों लिख रहे हो? बिकॉज हेयर द कॉइल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी एंड वी हैव फाई इज इक्वल्स टू NBA cos omega t. Induced EMF is negative rate of change of flux. सो E इज़ इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंसीशन करते हैं, NBA कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस और माइनस प्लस ओमेगा टी का ओमेगा, राइट? सो EMF आपके पास क्या आया? E इज़ इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी वेयर दिस वैल्यू इज सेट टू बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस EMF, E नॉट और इट्स पीक वैल्यू, राइट? इसको लिखने का तरीका देखो. NBA ओमेगा को मैंने लिखा है NWAB. लर्न भी कर सकते हैं, नवाब. लर्न करने का तरीका क्या हो गया? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन AC जनरेटर इज गिवन बाय नवाब, NWAB. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF. सपोज इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल और आपने करंट निकालना हो तो करंट इज इक्वल्स टू E बाई आर. E की वैल्यू पुट कर दो, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर. सो E नॉट अपॉन आर इज रिटर्न एज I नॉट. अगर यहाँ पे स्मॉल लिखा है और यहाँ कैपिटल, इसको भी या तो कैपिटल कर दो, ये वाला भी कैपिटल कर दो और यहाँ पे भी कैपिटल ही कर दो, राइट? सो I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी. अब मेरे पास तीन इक्वेशन है, फ्लक्स E एंड I. ये फ्लक्स का ग्राफ, ये E का ग्राफ और ये I का ग्राफ. E और I इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस करंट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स. फ्लक्स की जो आपने ऊपर इक्वेशन ली थी वहाँ पे कौन सा एंगल दिया हुआ था? कॉस. कॉस की कर्व बनाएंगे, E में साइन की कर्व बनाएंगे, I में भी साइन की कर्व बनाएंगे. सो फ्लक्स में अगर कॉस की कर्व बनाएंगे, मैंने एक साइकिल शो करा है, सो वो मैक्सिमम से शुरू होएगी. और EMF की कर्व साइन की है तो वो ज़ीरो से शुरू होएगी और करंट की भी साइन की है तो भी वो ज़ीरो से शुरू होएगी. हमने यहाँ पे दोनों तीनों का एक एक साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल बिटवीन 0 to 2 पाई शो किया हुआ है, ठीक है? जब ये वाला फ्लक्स मैक्स था उस टाइम पे ये ज़ीरो, फ्लक्स जब ज़ीरो हो गया उस टाइम पे इसकी वैल्यू मैक्स, एंड E और I में वेरिएशन जो है वो सेम होएगा, ठीक है? अगर हमारे पास AC की सप्लाई होती है तो फॉर AC उसका जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, AC की सप्लाई में जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस केस में करंट अपनी मिनिमम वैल्यू लेता है नेगेटिव साइड में, दैट इज़ -1 या -I नॉट नेगेटिव वैल्यू. बट अगर यही चीज़ DC की हो तो DC में कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होती, DC बिल्कुल सीधा होता है. ये हो गया DC करंट, राइट? AC के केस में हर पीरियड के बाद, हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन गोज ऑन changing. So by rotating the coil in the magnetic field, alternating EMF and AC current is generated. This is actually the role of the AC generator which we are using. Now let us see the construction of the AC generator, which is
इसकी कंस्ट्रक्शन में लुक एट द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने 2 परमानेंट मैग्नेट यूज़ करे, जिसमें हमने आर्मेचर ऑफ द कॉइल को वूंड करा सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स थे, नंबर ऑफ टर्न्स n विच इज़ वूंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। इस फ्रेम को आर्मेचर बोलते हैं। ये इसकी एक्सिस होगी विच इज़ रोटेटिंग बाय एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला वर्ड दिया हो परमानेंट मैग्नेट विच इज़ यूज टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर, it is a coil, generally it is wound over a soft iron core and the iron core is used to intensify the magnetic field. Slip rings, R1 and R2 are the 2 slip rings which are connected with 2 ends of the coil, जो उसके साथ continuous contact में रहेंगे। As soon as when the coil starts rotating, rings also rotate along with it. The 2 brushes are used, V1 and V2, जो कि रिंग्स का एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के साथ कॉन्टैक्ट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस वो होता है जिसके क्रॉस आप आउटपुट लेते हो। यहाँ पे आउटपुट हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं वी आउटपुट। सो इसके क्रॉस आपने आउटपुट लेना है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस ही आउटपुट लिया जाता है, राइट। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द AC जनरेटर एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, in which whenever there is a change in flux, some induced EMF and induced currents are produced in the coil, right? Now let us start. The next is a transformer. Transformer is a device which can be of step up or step down the alternating voltage or the current. Step up or step down. आप देखो ट्रांसफार्मर फ्रिज में लगा होता है, AC में लगा होता है। अगर वोल्टेज कम आ रही है तो आप उसे स्टेप अप कर सकते हो, कहीं आपको कम चाहिए, ज़्यादा आ रही है तो आप उसे स्टेप डाउन भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन अवर सेटअप। अभी हम सेटअप से डिसाइड करेंगे वेदर द गिवन ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप और इट इज़ स्टेप डाउन। थ्योरी बिहाइंड इट इज़ बेस्ड अपॉन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सो इसमें एक म्यूचुअल इंडक्शन वर्ड और ऐड हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन कब आता है? जब 2 कॉइल्स इन्वॉल्व हैं। सिंगल कॉइल में ओनली इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन, but if we have 2 coils involved in our electrical appliance, then we use the word mutual induction. Let us consider its construction. Construction में वही same armature having number of turns wound over a soft iron core, and here I am having 2 coils. This is first coil, this is second coil. This coil is said to be the primary and it is said to be the secondary. ये लोड रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस आपने आउटपुट लेना है। आउटपुट इज़ V2, सप्लाई जो आपने इनपुट दिया दैट इज़ V1, I1 करंट इनपुट करंट है। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस आपने आउटपुट लेना है। जब हम AC ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं सो उस केस में मेरा इनपुट अगर ये है तो आउटपुट ये होता है। पूरा साइकिल रिवर्ट हो गया है। इनपुट की सप्लाई का एंगल देखो ऊपर से शुरू हो रहा है और इसमें आउटपुट में देखो ये नीचे वाला साइकिल पहले आ रहा है। दैट इज़ द इनपुट एंड द आउटपुट आर 180 डिग्री आउट ऑफ द फेज। देयर इज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इसे बिल्कुल लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि कैसे ये फेज डिफरेंस आया, राइट। नाउ द कॉइल्स, हमने जो 2 कॉइल्स कंसिडर करी, दीज आर सेपरेटली वूंड ऑन अ लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर. Coil 1 which is called as primary and the coil 2 or the other coil is said to be the secondary coil. AC supply voltage is V1 which is to be step up or step down. ये later on हम decide करेंगे कि हमें step up लेना है कि step down, यानी जो आपने input दिया उसे आप step up भी कर सकते हो और step down भी कर सकते हो. It is connected. Input is always connected across the primary coil and output AC voltage V2 is taken across secondary. Suppose N1, N2 be the number of turns in primary and secondary respectively. N1 be the number of turns in primary and N2 be the number of turns in secondary. Then rate of change of magnetic flux through each turn of either, whether it is primary or secondary, through each turn. That is why for the total change in rate of change of flux, I will multiply it with N. V1 is equals to supply AC voltage which is equal to, because this voltage is rate of change of flux. ये each turn के लिए फर्स्ट का ले रहे हैं, प्राइमरी का ले रहे हैं, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से बेटे इसे मल्टीप्लाई कर दिया. यू विल गेट N1 into d5 by dt. This is my first equation. And for second, V2 equals induced EMF in secondary coil due to the magnetization of the iron core
V2 is equal to minus N2 d phi by dt. Here this negative sign indicates that there is a phase change of 180 degree between V1 and V2. मैथमेटिकली ये जो आउटपुट मिला आपको, इसमें ये जो नेगेटिव साइन है, इसने हमें ये बताया कि जो हमारा आउटपुट और इनपुट है उसमें 180 डिग्री का फेज चेंज है. नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज V2 इक्वल्स टू माइनस N2 d phi बाई dt. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड वाइज. सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2. राइट, ध्यान से देखो. V1 इज प्रोपोर्शनल टू N1, V2 इज प्रोपोर्शनल टू N2. यानी जो वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है. और यहाँ से अगर V2 निकालना है उसकी वैल्यू क्या आएगी? N2 अपॉन N1 इंटू V1. नाउ इसमें मेरे पास दो केस है. फर्स्ट केस, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, देन व्हाट हैपन्स इज विद दिस कि V2 इज ग्रेटर देन V1, दैट इज स्टेप अप. अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो किससे? प्राइमरी के रिस्पेक्ट में, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स V के प्रोपोर्शनल होते हैं, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो V2 भी ज़्यादा होएगा. दैट मीन्स मोर output will be more as compared to that of input. And if the number of turns of the secondary is less than the number of turns in the primary, then V1 same होएगा. V1 is greater than V2. That is, such type of transformer is said to be a step down transformer. Means output is less and input is more. Right? एक नोट हेडिंग दी है, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर देयर इज़ नो पावर लॉस. जबकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. अगर पावर लॉस नहीं हुई तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होनी चाहिए. इनपुट पावर क्या है? इनपुट सप्लाई, इनपुट करंट, आउटपुट सप्लाई, आउटपुट करंट, मल्टीप्लाई करा तो यू विल गेट एन आउटपुट पावर. सो I1 अपॉन I2 इज V2 अपॉन V1. उनके साथ नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन लिख. करंट और नंबर ऑफ टर्न्स में इन्वर्स रिलेशन है. I1 और N1 देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में लिखे हुए हैं. I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. न्यूमेरिकल्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है. करंट के साथ नंबर ऑफ टर्न्स का इन्वर्स रिलेशन है, V के साथ नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्ट रिलेशन है, करंट का V के साथ इन्वर्स रिलेशन है. ठीक है, I और V का भी इन्वर्स है, और करंट का नंबर ऑफ टर्न से भी इन्वर्स है, और V का नंबर ऑफ टर्न से डायरेक्ट रिलेशन है. Now the efficiency of the transformer is eta, and eta is written as output divided by input. Output is V2 I2 divided by V1 into I1. ये तो हमने रिलेशन लिखा. एंड अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर कोई बहुत अच्छा ट्रांसफार्म होएगा उसकी एफिशिएंसी भी 30% होती है. रेस्ट ऑल लॉसेज ही होते हैं. और जब भी किसी ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग की जाती है तो उस टाइम पे टेंडेंसी यही रहती है कि हम उसमें लॉसेस को मिनिमाइज़ करें. लॉसेस किस वजह से होते हैं? आपने अगर कभी देखा होगा किसी भी ट्रांसफार्मर के पास से निकलो तो उसमें से इस तरह की एक आवाज़ हो रही होती है. दैट इज़ कॉल्ड एज हमिंग लॉस. साउंड की फॉर्म में एनर्जी इज़ लॉस्ट. एनर्जी इज़ ऑल्सो लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. चलती चलती चीज़ गर्म हो जाती है, बार बार करंट प्रोड्यूस होएगा तो वो गर्म हो रहा है, हीट की फॉर्म में एनर्जी के लॉसेज हो रहे हैं. इट इज़ लॉस इन द फॉर्म ऑफ एडी करंट्स. तब भी हमने एडी करंट में करा था कि हम उसे मिनिमाइज़ करने के लिए लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करते हैं. And energy is also lost in the form of heat as well as in the form of the sound. So alternating magnetization and demagnetization of the iron core भी होएगा, क्योंकि एक बारी पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर नेगेटिव हाफ साइकिल जैसा आपने हिस्टोरेसिस में पढ़ा था. इन दैट वे ऑल्सो द एनर्जी लॉसेज विल बी देयर. एक पॉइंट मैंने ये हमिंग लॉस नहीं लिखा तो आप उसे फोर्थ पॉइंट बना के ऐड कर सकते हो. हमिंग लॉस दैट इज़ जो उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. हमिंग बर्ड जनरली एक बर्ड के लिए यूज़ होता है, उसे बोलते हैं हमिंग बर्ड. हर टाइम उसके कोई ना कोई आवाज़ जो है वो करती रहती है. दैट इज़ वाई दैट बर्ड इज़ कॉल्ड एज हमिंग बर्ड. सो यहाँ पे हमिंग बर्ड वहाँ से हमने लिया है. हमिंग लॉस इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ साउंड.